देखो मैं कोपरगांव का ऑटो वाला गणपत ऑटो वाला हूँ। मैं कोपरगांव रेलवे स्टेशन से शिरडी के लिए ऑटो चलाता हूँ। अभी ये लोग आपका कौन से गांव से आप? हाँ, ये पंजाब से कौन सा खन्ना के है। अभी इनको मैं होटल से अभी कोपरगांव रेलवे स्टेशन लेके जा रहा हूँ और इनको अभी बाबा की हिस्ट्री सुनाने वाला हूँ। बाबा कौन से गांव से आए, उस टाइम बाबा के अंदाजे उम्र कितनी थी, जब बाबा शिरडी आए तो बाबा को शाही नाम किन्होंने दिया, वहाँ तक भी जाना। अभी मेरा मोबाइल नंबर है 9011818157। अभी आगे की कहानी ऑटो में बैठ के सुनेंगे। हाँ जी गाइस, अंकल स्टोरी सुनाओगे हुण आपां नूं, तुसीं सुनो। महाराष्ट्र के अंदर ही यहाँ से 350 किलोमीटर पे धूपखेड़ा नाम का शहर है। क्या है? धूपखेड़ा नाम का शहर है। वहाँ से 4-5 किलोमीटर पे पाथरी नाम का विलेज है। क्या है? पाथरी, बोलो। पाथरी नाम का विलेज है। वहाँ पे एक चांद पाटिल तांगे वाला रहता है और उसको तांगा चलाने को रहती है घोड़ी। क्या रहती है? मेरा जवाब देते रहो। क्या रहती है? घोड़ी रहती है। हाँ, और उसका नाम रहता है बिजली। क्या रहता है? बिजली। धूपखेड़ा से पाथरी गांव से धूपखेड़ा चांद पाटिल का तांगा घोड़ा चलाने का बिजनेस रहता है। एक दिन क्या हो जाता है, चांद पाटिल के घर से बिजली गायब हो। घोड़ी का नाम तो बताया ना मैंने। हाँ, घोड़ी का नाम रहता है बिजली। क्या रहता है? बिजली। धूपखेड़ा से पाथरी गांव से धूपखेड़ा चांद पाटिल का तांगा घोड़ा चलाने का बिजनेस रहता है। एक दिन क्या हो जाता है, चांद पाटिल के घर से बिजली गायब हो जाती है, घोड़ी गुम हो जाती है। फिर चांद पाटिल धूपखेड़ा के जंगल में घोड़ी को ढूंढने निकलता है। 1 दिन होते हैं, 8 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, पूरा 1 महीना बीत जाता है। वो रोज सुबह जंगल के अंदर जाता था धूपखेड़ा के, घोड़ी नहीं मिलती तो घर पे चला आ जाता था। एक दिन ऐसा ही गुरुवार का दिन रहता है, चांद पाटिल धूपखेड़ा के जंगल में घोड़ी को ढूंढने निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते परेशान होता है और दोपहर का 12-1-2 बजे का वक्त होता है। वो जंगल के अंदर से घर के आने को चाहता है। जंगल के अंदर ही 15-16 साल का लड़का क्यों बोल रहा हूँ मैं, वो शाही बाबा ही थे, लेकिन उस टाइम बाबा को शाही नाम नहीं मिला रहता है। शाही बाबा को शाही नाम कैसे मिला अपन को वहाँ तक भी जाना है, लेकिन अभी फिलहाल मैं लड़का बोल रहा हूँ। 15-16 साल का लड़का पगड़ी बांधे हुए, हाथ में लोहे का सरिया, जंगल के अंदर नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं और चांद पाटिल उनके सामने से घर आने को गुजरते हैं। तभी बाबा की और चांद पाटिल की आंखों देखी होती है, नजर होती है। तभी बाबा उसके और देख के बोलते हैं, अरे भाई साहब क्या बात है, आप बहुत परेशान दिख रहे हो। चांद पाटिल बाबा के पास जाके अपने आप इति बताता है, बोलता है बाबा जी मेरी तांगा चलाने की घोड़ी है, वो गुम हो गई है, मेरा बिजनेस ठप है, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर बाबा उसको पूछते हैं, आप घोड़ी को किस नाम से पुकारते हो? घोड़ी का क्या नाम बोला मैं? बिजली। हाँ, थैंक यू मैडम के लिए, थैंक यू। बाबा जोर से 2 बार आवाज देते हैं, बिजली बिजली करके, और चांद पाटिल को बोलते हैं, जाओ वो नदी किनारे है ना, तुम्हारी घोड़ी घास खा रही है, लेके आ जाओ। चांद पाटिल नदी किनारे जाता है, घोड़ी घास खाते मिलती है। चांद पाटिल की खुशी आसमान में चली जाती है। वो घोड़ी को पकड़ के बाबा के पास में आता है और घोड़ी को पोंछने लगता है, करारा करने लगता है। लेकिन चांद पाटिल को बाबा के बारे में पूरी जानकारी नहीं रहती है। वो घोड़ी की खुशी में घोड़ी को तरफ देखते रहता है। उसी वक्त बाबा ने चिलम पीते है ना बाबा लोग, हाँ, चिलम बना के रखी रहती है और चिलम जलाने के लिए बाबा के पास माचिस नहीं रहती है। तो चांद पाटिल की ओर देख के बाबा बोलते हैं, अरे भाई साहब आपके पास माचिस है क्या? चांद पाटिल बोलता है, बाबा जी मैं घोड़ी के गम में 1 वक्त का खाना खाना भूल गया हूँ, मेरे पास माचिस नहीं है। ठीक है बोले। बाबा के पास लोहे का सरिया रहता है, सामने पत्थर पड़ा रहता है। बाबा लोहे का सरिया पत्थर पे मार के आग निकालते हैं और चिलम जलाते हैं। ये सब चांद पाटिल आंखों देखी देखता है। फिर चांद पाटिल को लगता है ये कोई महान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, चमत्कारी व्यक्ति है,
चांद पाटिल उसी समय बाबा से माफी मांग के बाबा के दर्शन करता है। बाबा वापस उसको उठा के अपने पास में बिठाते हैं, खुद भी चिलम पीते हैं, चांद पाटिल को पीने को देते। चिलम समझ में आ गई ना, हुक्का भी बोलते हैं उसको। हाँ, चिलम खत्म होती है, फिर चांद पाटिल बाबा को विनती करते हैं, बाबा जी आप बड़े महान हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, आपके कारण मेरी घोड़ी मिली है, आप कृपा करके मेरे घर पे खाना खाने को चलो। चांद पाटिल की विनती बाबा स्वीकार करते हैं। चांद पाटिल बाबा को अपने घर लेके जाते हैं। चांद पाटिल को 2 बड़े लड़के, 1 बड़ी लड़की और बीबी, ऐसा चारों का परिवार रहता है। घर जाने के बाद चांद पाटिल बीबी को और लड़की को बोलते हैं, बाबा जी बड़े महान हैं, बाबा जी बड़े ज्ञानी हैं, बाबा के कारण अपनी घोड़ी मिली है, बाबा के लिए बढ़िया मीठा खाना बनाना है। फिर चांद पाटिल की बीबी और लड़की बाबा के लिए बढ़िया मीठा खाना बनाती है। सब परिवार बैठ के बाबा के साथ भोजन करते हैं, सब परिवार बाबा के दर्शन करते हैं। चांद पाटिल बाबा को दक्षिणा देते हैं। उसी वक्त चांद पाटिल के बड़े लड़की की शादी शिरडी में एक लड़की के साथ तय हुई रहती है और 15 दिन के बाद शादी का वक्त रहता है। फिर चांद पाटिल बाबा को शादी का भी आमंत्रण देते हैं, बोलते हैं बाबा जी 15 दिन के बाद हमारे बड़े लड़के की शादी है शिरडी में, बारात के साथ आ जाना। 15 दिन का वक्त होता है, बारात आती है शिरडी, बारात के साथ बाबा शिरडी आते हैं। शादी होती है शिरडी में, बारात 2 दिन रुकती है, वापिस बारात पात्री गांव चले जाती है, बाबा भी उनके साथ चले जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद पात्री गांव से बाबा पैदल अकेले ही निकलते हैं। आते आते जो चौराया है ना, लेफ्ट साइड में अपन शिरडी की तरफ टर्न मारते हैं ना, पहले गोदावरी रिवर आती है। गोदावरी रिवर के बाजू में एक छोटा सा दत्तात्रेय टेम्पल है, वहाँ पे बाबा 5-6 महीना रुके हैं। फिर वहाँ से निकल के जो चौरास्ते पे है ना, हाँ, वहाँ पे बाबा का तपोभूमि मंदिर है। बाबा ने वहाँ पे 1 साल तक तपश्चर्या किया है, इसीलिए उसको तपोभूमि नाम दिया है। वहाँ की तपश्चर्या खत्म होती है, बाबा शिरडी की तरफ प्रस्थान करते हैं। शिरडी में जाते जाते बाबा को 6, 6:30, 7 बजे का वक्त होता है और शिरडी में बाबा जाते हैं खंडोबा टेम्पल। कहाँ जाते हैं? खंडोबा टेम्पल। और वहाँ के पुजारी रहते हैं मालसापति। कौन? मालसापति। वो खंडोबा की शाम की आरती करते हैं और मंदिर से बाहर निकलते हैं तो बाबा उनको दिखाई देते हैं। तभी मालसापति के मुंह से आवाज आती है, आओ साई। तब से बाबा का नाम साई गिरा है। बोलो सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा शिरडी आते हैं, मालसापति बाबा को शाही नाम दे देते हैं। बाईजा माँ के बारे में कुछ पता है? हाँ, तो बाबा ज्यादा करके अपना डेरा जो जंगल एरिया है ना शिरडी का, उसमें ही लगाते थे। जब कोई जंगल में गाय तो चराने जाता था, कोई लकड़ी तोड़ने जाता था, तो बाबा के पास जाके बैठ जाते थे। और शिरडी में बाईजा माँ रहती है। कौन रहती है? बाईजा माँ। और उनके हस्बैंड फार्मर रहते हैं। क्या रहते हैं? फार्मर रहते हैं, किसान रहते हैं। तो उनकी खेती है ना, थोड़ी जंगल जाते टाइम थोड़ी जंगल होते हुए जाना पड़ता था। तो बाईजा माँ क्या करती थी, अपने हस्बैंड का खाना दोपहर में लेके जाती थी अपने पतिदेव का। और उनका नाम रहता है, बाईजा माँ के पतिदेव का नाम रहता है गणपतराव। क्या रहता है? गणपतराव। वो दोपहर में अपने गणपतराव का खाना लेके जाती थी। तो एक दिन क्या हो जाता है, बाईजा माँ को बाबा जंगल में तपश्चर्या करते दिखते हैं। तो बाईजा माँ के मन में आता है, चलो बाबा को आधी रोटी सब्जी रखेंगे, बाबा ध्यान से उठ जाएंगे तो खा लेंगे। तो बाईजा माँ बाबा के लिए खाना रखती है और अपने पतिदेव का खाना अपने खेती में लेके जाती है। ऐसे 5-6 बार होता है, खाना वैसा ही पड़ा रहता है। 6ठे दिन बाईजा माँ बाबा के पास आने बिना खाना दिए हुए बैठ के रोने लगती है। रोते ही तुरंत बाबा आँख खोलते, बोलते अरे माँ क्यों रो रही है तू? बाईजा माँ बोलती है, भाई बाबा मैं आपके लिए रोज खाना रख रही हूँ, आप खाना नहीं खा रहे हैं, मेरा मन दुखी हो गया है इसीलिए मैं रो रही हूँ। अरे माँ तेरा खाना है ना, मैं हवा के झोंके के साथ ही खा लेता था। बोले दे, बोले तेरे समाधान के लिए तेरे सामने खाता हूँ। बाईजा माँ बाबा को खाना रखती है, बाबा खाना खाते हैं।
पायजामा खुश हो जाती है और अपने पति गणपतराव का पतिदेव का खाना खेती में लेके जाती है। ऐसा फिर रोज का होने लगा। पायजामा बाबा को रोज खाना परोसती थी। बाबा इधर उधर भटकने जंगल में जाते थे तो बाबा को ढूंढ ढूंढ के पायजामा खाना खिलाती थी। बोलो सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। सर जी हैप्पी जर्नी। हाँ जी। हैप्पी जर्नी मैडम जी, हैप्पी जर्नी।